एवरीवन, वेलकम टू एवरी एजुकेशन। आपका स्वागत है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो अभी जीएसटी कलेक्शन हुआ उसके बारे में अभी देख सकते हैं कि जो बीते जो महीना गया, ठीक है, क्या था अक्टूबर, उसमें सबसे ज़्यादा अधिक रेवेन्यू जनरेट किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुड एंड सर्विस टैक्स जो होता है जीएसटी होता है। ओके, अगर चालू वित्त वर्ष में अगर आप जीएसटी संग्रह अगर देखना चाहोगे तो इससे पता चलेगा आपको कि जीएसटी संग्रह सबसे अधिक हुआ है आपका अक्टूबर माह में हुआ है, ठीक है, जिसमें 1,51,718 रुपये देखने को मिला है, ठीक है। इसी तरह नवंबर में 1,45,867 रुपये देखने को मिला है। इसी तरह अगर आप अप्रैल में देखोगे तो 1,67,450 रुपये जीएसटी संग्रह हुआ है। और इसी कंटेक्स्ट में मई हो गया, मई में 1,40,000 हो गया 885 रुपये, और जून में 1,44,616 और जुलाई में 1,48,995, अगस्त में 1,43,612 और सितंबर में 1,47,686। तो अक्टूबर में 1,51,718। तो सबसे अधिक जो जीएसटी संग्रह हुआ है कौन सा माह में हुआ है? आपका हुआ है अक्टूबर माह में, क्योंकि नवंबर माह में आप जान सकते हैं कि थोड़ा सा डाउन चलता है, क्योंकि अक्टूबर में इंडिया में बहुत सारे जो होते हैं फेस्टिवल वगैरह होते हैं, जिसमें से लोगों के द्वारा अधिक से जो सामान वगैरह हो गया अधिक खरीदते हैं, ठीक है, जिससे जीएसटी संग्रह में गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। आप यहाँ पास देख ही रहे होंगे कि स्टेट जो जीएसटी कलेक्शन है ये कितना रहा है। तो यहाँ तक देख सकते हैं स्टेट जीएसटी कलेक्शन है वो नवंबर में 32,651 करोड़ रुपए रहा है, ठीक है। और जबकि इंटीग्रेटेड जो जीएसटी है ये 77,003 करोड़ रुपए है, ठीक है। इसमें इंक्लूड है 38,625 करोड़ रुपए जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है उसका भी इसमें कलेक्शन हुआ है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि जीएसटी ऐसे वस्तुओं पर लगता है जिसमें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जीएसटी तय करती है। जीएसटी का दर अभी क्या क्या चल रहा है आप बताइए। क्योंकि जीएसटी ऐसे वस्तुओं पर रहता है जिसमें बहुत सारे जो स्लैब दिए रहते हैं। सपोज करिए कि कोई भी आइटम है, ठीक है, जिसमें उसका जो स्लैब होगा उस कैटेगरी में आता है कि नहीं। तो जैसे कि जीएसटी स्लैब होता है तो जीएसटी के चार स्लैब होते हैं, ठीक है, जिसमें कि पहला है किसी वस्तु में 5% की जीएसटी लगेगा, इसके बाद होता है आपका 12% का लगता है, इसके बाद लगता है आपका 18% का, इसके बाद लगता है 28% का, ठीक है। तो 5% में थोड़ा ऐसे वस्तु रहते हैं जो कॉमन यूज में आते हैं। ओके, तो कुछ ऐसे वस्तु हैं जो ज़्यादा स्लैब में आते हैं। जैसे कि जान सकते हैं कि जो नवंबर का जो जीएसटी रेवेन्यू हो 11% तक बढ़ा है पिछले साल की अपेक्षा, ठीक है। लेकिन आप इसमें देखने को मिलेगा कि जो पिछले माह था, ठीक है, उसमें उसी कंपेयर में करोगे तो अभी 4% का इसमें कमी देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्टेट जीएसटी जो कलेक्शन हुआ है 32,651 करोड़ का हुआ है। ओके, इसी तरह राजस्थान हो गया, केरला हो गया, और जो 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पर जो उनका रेवेन्यू में रिकॉर्ड अच्छा रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन है फिर कंटेक्शन में, ठीक है। जबकि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया और जो बिहार हो गया, उनका हेल्थी ग्रोथ इसमें देखने को मिला है जीएसटी रेवेन्यू में। ओके, क्या आप जानते हैं कि जीएसटी में ऐसा कौन सा वस्तु है जो अभी तक जीएसटी में लिस्टेड नहीं है? तो ऐसे कौन कौन सा चीज़ है, ठीक है, आप सपोज कीजिए, गेस कीजिए। और मैं एक चीज़ के नाम बता रहा हूँ पहले कि जो पेट्रोल है अभी जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो पेट्रोल को जीएसटी के अंतर्गत लाने के लिए एग्री नहीं है। ओके, और बताइए कि कौन सा आइटम है जो अभी तक जीएसटी के अंतर्गत नहीं आया है और किसको लाना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर एक न्यूज़ देख सकते हैं कि जो गुजरात में अभी जो चुनाव हो रहा है, ठीक है, अभी जो वोटिंग हो रहा है वहाँ पर 62% जो वोटर है वो हो चुका है, 62% की जो वोटिंग है वो हो चुका है, ठीक है, पहला फेस में। तो गुजरात का जो सीट है, ठीक है, वो कितना है, वहाँ के जो विधानसभा सीट है अभी 182 सीटों का जो सीट है, 182 सीट वहाँ पर इसके चुनाव लड़ी जा रही है, ठीक है। तो आप जान सकते हैं एक बार गुजरात को। और एक न्यूज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पास जो टर्टल का है, कछुआ का, ठीक है। अब जान सकते हैं कि जो कछुआ है बहुत ज़्यादा भी न्यूज में आ चुका है। तो अभी हुआ क्या है, अभी पश्चिम बंगाल में ये हुआ है कि अभी जो वहाँ की जो पुलिस है, तो वेस्ट बंगाल की पुलिस ने अभी 270 किलोग्राम के जो टर्टल के जो कैलिपी है, ठीक है, ऊपर में जो रहता है ना कछुआ के वाला, तो वो अभी प्राप्त किया है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो स्मगलर हैं या फिर जो कछुए का जो व्यापार करते हैं वो इलीगल तरीके से होता है, ठीक है, जो अभी इसीलिए ये न्यूज में आया है। तो आप जान सकते हैं कि कछुआ का व्यापार इस तरह से लोगों के द्वारा किया जा रहा है ताकि वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो जंतु है, जानवर है, उसको परेशान कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में जैसे कि बताया गया है कि ये जो कछुआ है इसका जो सेल है, ठीक है, उसको प्राप्त किया गया है और
जो स्मगलर है वो चाइना में और जो बांग्लादेश है वहाँ पास इसका जो सेल है इसका है, ठीक है, उसको बेचा करते थे और स्मगलिंग करते थे। जैसे कि आप जान सकते हैं कि जो कछुआ का जो व्यापार है बहुत तेज़ी से भी बढ़ा है आने वाले दिनों में, ठीक है। तो इसी तरह से आप जान सकते हैं जो कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टीज है वहाँ पर मीटिंग हुआ था, जिसमें से तो इंडिया ने इसको प्रपोज किया था 2 स्पीसीज को, ठीक है, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं कछुआ उसकी प्रजाति को। तो ये है पहला रेड क्राउन रूप जो टर्टल है वो है, ठीक है, जहाँ पास ये बाटागोर कछुआ बोला जाता है। और है दूसरा द लैटिन सॉफ्ट शेल टर्टल है, ठीक है, जिसको सोनिया लेथी कछुआ बोला जाता है। तो ये जो टर्टल है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये जो है स्पेस अपेंडिक्स फर्स्ट में है लिस्टेड है, ठीक है, जो जिसे हाई लेवल की या फिर सिक्योरिटी दी जानी चाहिए या फिर इसके प्रोटेक्शन पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसी तरह जो साइड से है, ठीक है, जो कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को देखती है और इसमें जो इंडेंजर स्पीसीज है वाइल्ड लाइफ फोना या फ्लोरा है उसको चेक करती है। तो जो भी है ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी जो कंजर्वेशन किया जाता है वाला साइट है, आप कहा जान सकते हैं कि जो साइट है इसको देखता है। साइट की फुल फॉर्म क्या है? कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फोना या फ्लोरा, ठीक है। क्योंकि जो साइट से है ये देखता है कि जो जानवर हैं या फिर जो जंतु जानवर हैं, ठीक है, उसको किस तरह से संरक्षण किया जाए, प्रोटेक्शन किया जाए, या फिर जो उनका जो लीगल तरीके से या फिर ट्रेड हो रहा है तो उसको बैन करने के लिए ये बहुत सारे जो कानून से हैं या फिर जो रूल्स है वो फॉलो कराते हैं। जो रेड क्राउन रोप टाटल जो होते हैं ये आपका देखने को मिले कि यहाँ का नेशनल चंबल घारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, NCGWS, ये है ना, ये पूरे भारत राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसी तरह ये मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि जो लास्ट 25 मोस्ट थ्रेटन फ्रेश वाटर जो टर्टल देखने को मिला है दुनिया भर में, तो वो अपने को देखने को मिला है नॉर्थ रिवर में जो पड़ता है तेरा पिन जो बाटागुरु बास्का है वहाँ पर देखने पड़ता है। ये आपका पड़ता है सुंदरबन में, ठीक है। देखिए लोग टर्टल को क्यों बेच रहे हैं, क्यों वो इसका जो सेल है उसको बेच रहे हैं, ठीक है। आप देखने को जानेंगे कि तो इसमें बहुत सारे लोग क्या है इसका जो मीट है या फिर ये जो मांस इसका यूज करते हैं कंट्री में, ठीक है। और इसके जो या फिर बहुत सारे लोग जो कछुआ का जो एक के अपने घरों में रखते हैं, ठीक है, या फिर दुकान में इसको बेचते हैं। तो इस तरह इसका व्यापार किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा महंगे सेल आउट होते हैं। वाइल्ड लाइफ जो क्राइम कंट्रोल जो ब्यूरो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ठोस कदम उठाने वाली है, ठीक है। और इसने बहुत सारे जो गाइडलाइन है इसे भी नोटिफाई कर चुका है। और मिस्टर मित्रा ने बताया कि जो लोग हैं, ठीक है, जो बरसात जो बोंगा गांव एरिया में रीजन में रहते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल के जो नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ के लोग जो है रिस्पॉन्सिबल हैं थोड़ा मोर देन 50% ऑफ द कंट्री है, ठीक है, इसके जो कंजम्पशन ऑफ टर्टल के उसके जो जिम्मेदार हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो कंजर्वेशन है कछुए के लिए या फिर उसके लिए जो अवेयरनेस है वहाँ पास नहीं है, ठीक है। लोग इसको अलग नज़रिए से देखते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कछुआ का 20-30 अभी कंसाइनमेंट या फिर जो खेप है वो बिक चुके हैं, ठीक है। इसके जरिए वो स्मगलिंग वगैरह करते हैं। और इसी तरह अभी ब्लॉक कर दिया गया है बंगाल को, ठीक है। और इसका जो पोचिंग होता है या फिर शिकार किया जाता है उसको भी अभी देखा जा रहा है। एक डाटा के अनुसार से 2009 से लेकर 2019 तक कम से कम 1,11,000 जो टर्टल हैं उसका जो ट्रैफिकिंग हुआ है, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि बहुत सारे जो टर्टल के कछुआ का व्यापार है चल रहा है बहुत धड़ल्ले से। जैसा कि जानते हैं कि आपको कि भारत को G20 का जो रेस्पॉन्सी या भी बोल सकते हैं प्रेसिडेंसी मिल चुकी है अभी, ठीक है। 1 दिसंबर 2022 को इसके जो प्रेसिडेंसी है भारत को मिल चुका है, ठीक है। भारत को G20 का जो अभी जो प्रेसिडेंसी मिला है 2022 के लिए मिला है और अगले साल 2023 को जापान को इसका जो प्रेसिडेंसी मिलने वाला है, ओके। और G20 एक ऐसा मंच है जो वैश्विक GDP का 85% जो है इसका जो प्रतिनिधित्व करता है, ओके। इसी के साथ साथ आप देखोगे दुनिया भर के कारोबार का जो 75% से ज़्यादा और दुनिया के जो 2/3 आबादी का भी प्रतिनिधित्व करता है भारत G20। आप जान सकते हैं कि अगले साल तक देश भर में 55 ऐसे अलग अलग जगहों पर G20 समूह की जो 200 से ज़्यादा बैठकें होगी, ठीक है, या फिर मीटिंग होगी। और यह भारत में पहली बार होने वाली है। और यह भारत के लिए गर्व की बात है कि हम भारत जैसे देश को 50 से ज़्यादा शहरों में बैठक करेगा और भारत के लिए
पिछले 75 साल में यह सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करेगा, क्योंकि आप जान सकते हैं कि G20 की जो बैठक हुई थी अभी 2022 में, ठीक है? तो कहाँ हुई थी? अभी बाली में हुई थी, जो इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है? वहाँ G20 समिट अभी हुआ था हाल ही में। देखिए G20 क्या है, एक सवाल है, ठीक है? तो G20 देशों के साथ एक यूरोपीय यूनियन का समूह है। इन समूह में इकोनॉमी के मामले में मजबूत समझे जाने वाले दुनिया भर के जो 20 से देश हैं, ठीक है? इसमें शामिल है। इसमें देखिए फ्रांस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इटली हो गया, कोरिया हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है? इसी तरह इंडिया भी हो गया, मेक्सिको हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, ओके? अर्जेंटीना हो गया, टर्की हो गया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। G20 के जो टॉप लीडर होते हैं, जिसमें कि होगा आपका प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है? और जो फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, और इसमें जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर लेवल के जो मिनिस्टर होते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं, G20 के लीडर्स, ठीक है? G20 मीटिंग करते हैं। G20 का जो अहम काम है, जो आर्थिक सहयोग है, जिसको इकोनॉमिक कोऑपरेशन बोला जाता है, जिसमें शामिल होने वाले देशों की जो कुल GDP, जो दुनिया भर के देशों की जो 80% है। G20 समूह में देश मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी पर काम करते हैं। इसके अलावा वो वैश्विक आर्थिक स्थिरता और जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से जुड़ी मुद्दों पर विभिन्न तरह की बातें करते हैं, ठीक है? और यहाँ पास आप न्यूज़ देख पा रहे होंगे कि जिसमें बताया गया है कि जो श्रीलंका है, अभी वो अपना जो जो चाइनीज़ डेब्ट बोल सकते हैं, या फिर जो श्रीलंका का जो इकोनॉमी है, उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सारे जो श्रीलंकाई लीडर्स हैं, अभी इसमें बात कर रहे हैं, ओके? आपने देखे होंगे कि श्रीलंका जो है पिछले दिनों देखने को मिला है कि ये पूरा तरह से दिवालिया हो चुका है, और जो 51 बिलियन जो डॉलर है, इसका अभी उधारी चल रहा है, ठीक है? बहुत सारे रिसोर्सेज से, ओके? और 2027 तक जो श्रीलंका है, ये अभी 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसमें चुकाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कीम है, ठीक है? जो वहाँ की जो बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, वो अभी IMF से बात कर रही है। IMF ने इसको कुछ ग्रांट या फिर जो राशि देने की बात कही की थी, उस बारे में यहाँ पास जो श्रीलंकाई उसमें डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपने जाना होगा कि जो श्रीलंका को चाइना ने बहुत सारे लोन दे के रखे हैं, और इससे श्रीलंका जो है अपने जो जाल में फंसता गया, लोन के चक्कर में फंसता गया, ठीक है? श्रीलंका को अभी IMF की ओर से अभी 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राहत पैकेज मिलने की बात अभी चल रही है। श्रीलंका का जो बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, वो काफ़ी ज़्यादा अभी जो अपने देश के लिए बात कर रहा है, ठीक है? IMF से, और बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं, ठीक है? ताकि जो श्रीलंका की जो इकोनॉमी को अभी ग्रोथ में लाया जा सके, ठीक है? या फिर उसको सस्टेन किया जा सके, इस तरह से वो अभी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि इसका रीस्ट्रक्चरिंग जो प्रोसेस अभी नहीं होगा, तब तक श्रीलंका अभी बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगा, ठीक है? एक तरह से जो अभी तो श्रीलंका दिवालिया हो ही गया है। इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि ये हम्बन टोटा इंटरनेशनल पोर्ट है, ठीक है? एक आइसलैंड है, जिसको श्रीलंका ने चाइना को दे दिया है, ठीक है? ये लगभग 99 साल के लिए दे चुका है, लीज पर दे चुका है। तो आप जान सकते हैं श्रीलंका अपना जो बहुत सारे जो ऐसे एरिया हैं या फिर पोर्ट है, उसको भी बेचने वाला है, और वो बेच ही रहा है श्रीलंका चाइना के पास। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो श्रीलंका को बर्बाद करने में जो वहाँ के जो लीडर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें एक्टिव रहे हैं, चाहे उनका जो प्राइम मिनिस्टर रहे, चाहे वहाँ का जो राष्ट्रपति रहे। जो श्रीलंका इकोनॉमी है उसको डुबाने में, वो उसकी जो गवर्नमेंट थी, पिछली गवर्नमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा श्रीलंका को तहस नहस कर चुके हैं, ठीक है? तो अभी श्रीलंका चाहता है कि उसका जो इकोनॉमी है, उसका जो ग्रोथ लेवल है, वो बढ़े, या फिर जो लोगों को जो रोज़गार मिले, या फिर कुछ ऐसे इकोनॉमी में काम करे, ताकि लोगों का हेल्प हो, ठीक है? और जो वहाँ अस्त व्यस्त जो जीवन है, वो अच्छे से अभी धरातल लेवल पर चले। अभी आपको एक न्यूज़ देखने को भी मिलेगा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, अभी वहाँ पास एक केस चल रहा था, एक व्यक्ति ने, ठीक? तो अभी कोर्ट में एक याचिका डाला था, जिसमें कहा गया था कि जो सरकार है, अभी जो GM मस्टर्ड है या फिर GM सरसों है, उसको ट्रायल अभी करने वाला है, जिस पर रोक लगाई जाए, ठीक है? लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें कहा है कि वो इस पर कुछ नहीं करेंगे, बल्कि वो GM जो मस्टर्ड है, उसके जो जो ट्रायल था, ठीक है? उसको अभी उसने बचाव किया है, और बचाव ये किया है क्योंकि आप जान सकते हैं कि जो GM मस्टर्ड होते हैं या फिर GM सरसों होता है, तो ये GM मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाइड, ठीक है? उसको जीन को मॉडिफाई किया जाता है, आप जानते हैं, ताकि उसका जो प्रोडक्शन है या फिर लागत है, या फिर जो बोल सकते हैं कि
जैसे कि कोई बीज होता है उसको उत्पादन में अगर कमी आता है तो उसको जेनेटिक रूप से फिर मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है, ताकि उसके उत्पादन को बढ़ाया जा सके, ताकि उसके जो लागत है कम लगे, ठीक है। अगर एक नॉर्मल अगर बीज को आप देखोगे किसी भी पौधा का या फिर कुछ भी आप खेती करते हो उसका बीज का, तो वो नॉर्मल तरह से पैदावार कम होता है, लेकिन अब जो जीएम जेनेटिक मॉडिफाइड अगर होगा तो उसका जो प्रोडक्शन होगा या फिर उत्पादन होगा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो साइंटिस्ट लोग इसमें बहुत सारे रिसर्च और इसका जो ट्रायल है वो चलते रहता है। तो इसी कंटेक्स्ट में आप जान सकते हैं जो जीएम मस्टर्ड है उसी के बारे में अभी ट्रायल चल रहा था, एक याचिकाकर्ता ने लगाया था जिस पर अभी कोर्ट में अभी केस चल रहा था, ठीक है, आप बोल सकते हैं। तो उस पर गवर्नमेंट ने इसका भी बचाव किया है, ठीक है। तो अभी अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमणी ने कहा कि कि जो जीएम मस्टर्ड है उसके तकनीक के बारे में तो वो नहीं जानती है, लेकिन एक अच्छा कदम है जीएम मस्टर्ड, ठीक है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो जीएम मस्टर्ड से जो जो बहुत सारे जो फसलें होती हैं वो बहुत बड़े बड़े देशों में इसका जो ट्रायल है या फिर जो इसका प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया और ब्रिटेन हो गया, यहाँ पर जीएम मस्टर्ड को आप देख सकते हैं, ठीक है। और कनाडा में वो वहाँ जीएम मस्टर्ड को खेती को या फिर वो प्रमोट करते रहते हैं। अभी आपने देखे होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच से जो कोलेजियम सिस्टम है या फिर एनजेएसी है और जो जजों की नियुक्ति उससे संबंधित बहुत सारे अभी तकरार देखने को मिला है, ठीक है। क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जजेस की जो लिस्ट है उसको गवर्नमेंट के पास भेजी थी ताकि इसमें वो रिकमेंडेशन दे सकें, ठीक है, या फिर इसको रिव्यू कर सकें ताकि वो इस फाइल को जो नाम रिकमेंड किए थे उसको राष्ट्रपति के पास पहुँचाए और राष्ट्रपति उसमें अपना अनुमोदन दे और जिससे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जजों की नियुक्ति कर सके, ओके। या फिर वो एनजेएसी से संबंधित वो कार्य आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो इसमें कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम क्या होता है आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। तो इसके माध्यम से देखिए जो कोलेजियम सिस्टम होती है इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जजों की क्या होती है नियुक्ति होती है और जो इसका जो ट्रांसफ़र होता है यही जो कोलेजियम सिस्टम वही करती है। हालांकि कोलेजियम जो सिस्टम है उसको लेकर न तो संविधान में कोई विशेषता है और न ही जो पार्लियामेंट है वहाँ कोई इसके लिए कोई रूल्स और लॉ बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम है वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो पूरे के जो डिसीजन से ऊपर बेस्ड है, ओके। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को और जो हाई कोर्ट कॉलेजियम होता है उसमें जो 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम होते हैं, ठीक है, जिसमें से देश के जो मेन न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वे होते हैं और उनके साथ जो वरिष्ठतम न्यायमूर्ति होते हैं, जजेस होते हैं, वो होते हैं। हाईकोर्ट में देखिए हाईकोर्ट कॉलेजियम में वहाँ के जो चीफ जस्टिस के साथ 2 अन्य जो सेवानिवृत्त या फिर रिटायरमेंट वरिष्ठ जज होते हैं। देखिए संविधान में पूरी तरह से कॉलेजियम के बारे में सिस्टमेटिक व्यवस्था नहीं बताई गई है, लेकिन संविधान में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर किसी प्रक्रिया का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 2 इसमें अनुच्छेद हैं, ठीक है, जो इसके अपॉइंटमेंट में भाग लेते हैं और वो बताता है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद 124, ठीक है, 2 है जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और इसके लिए चीफ जस्टिस है ना, और जो सुप्रीम कोर्ट से और जो हाई कोर्ट के जज है वो इसमें मशविरा वो करेंगे, ओके। इसके बाद जजों की नियुक्ति होगी। इसी प्रकार के जो प्रावधान है अनुच्छेद 217 में किया गया है। देखिए सरकार की इसमें भूमिका क्या है, इस प्रक्रिया में देखिए सरकार की जो भूमिका है बेहद सीमित है। जब कॉलेजियम द्वारा जजों के नाम का चयन किए जाते हैं तो सरकार के पास भेजे जाते हैं, ठीक है, रिकमेंड किए जाते हैं ताकि राष्ट्रपति को वह सलाह दे सके। यदि सरकार की किसी का नाम या नामों को आपत्ति है तो वह सिफारिश वापस भेज सकता है, ठीक है, लेकिन कॉलेजियम उसकी आपत्ति मानने के बाद नहीं है। जब कॉलेजियम दोबारा नाम भेजेगा तो सरकार को संविधान पीठ के पूर्व के फैसले के आधार पर उसे अपना जो संस्तुति है वो देनी होती है। और जो सरकार है कॉलेजियम के द्वारा नामित जो उम्मीदवार है उसके बारे में खुफिया ब्यूरो के माध्यम से जांच कराने की जिम्मेदारी भी निभाती है। देखिए कॉलेजियम प्रणाली के जो जन्म की कहानी अगर देखोगे भारत में तो कब से है कब तक देखने को मिलता है। देखिए देश में जो कॉलेजियम सिस्टम है इसका जो जन्म सुप्रीम कोर्ट के जो कई डिसीजन के आधार पर हुआ है, ठीक है। यहाँ 3 जजेस केस फेमस है भारत में जिसके आधार पर कॉलेजियम व्यवस्था का जन्म माना जाता है। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लेकर या फिर अपॉइंटमेंट को लेकर संविधान के विभिन्न प्रोविजन की व्याख्या की है जहाँ से कॉलेजियम का रास्ता खुला है। इसमें देखिए 1981 के जो फर्स्ट जज केस में फैसला आया कि हाईकोर्ट के जो जज हैं उसकी नियुक्ति के मामले में चीफ जस्टिस की जो
रोल होगा, प्रमुख होगी और राष्ट्रपति इसमें मशविरा मानने पर विवश नहीं होंगे। ठीक है, इससे कार्यपालिका को अधिक शक्ति मिली। 1 दशक से अधिक समय तक इसी आधार पर जजों की नियुक्ति हुई, जिसमें से राष्ट्रपति के जो मशविरा को उसमें निगलेक्ट किया गया। फिर 1993 में सेकंड जजेस केस आए, जिसमें से 9 जजों की जो संविधान पीठ ने जजों की नियुक्ति और जो ट्रांसफ़र के लिए एक कानून बनाया या फिर कॉलेजियम सिस्टम बना। ठीक है, जिसमें से वर्ष 98 में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसकी व्यवस्था हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चीफ जस्टिस के साथ 4 वरिष्ठ जो जज होंगे कॉलेजियम का हिस्सा होंगे। ठीक है, और ये भी कहा कि यदि कॉलेजियम के 2 जजों ने भी किसी नाम पर विपरीत अगर रिस्पॉन्स की तो जस्टिस को उन नामों की जो सिफारिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर सपोज करिए कोई कॉलेजियम सिस्टम है, उसमें से जो जजेस हैं 2 जजेस ने किसी के नाम की जो विपरीत है, ठीक है, उसमें अगर अब रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया दीजिए, अगर कोई भी गलत प्रतिक्रिया वो अगर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो उस नामों को सिफारिश आगे नहीं की जाएगी। अब देखिए एनजीएससी इसमें क्या होता है, तो एनजीएससी के देखिए इसमें थोड़ा रोल डालते हैं। तो देखिए कॉलेजियम व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता पर जिसे अटल बिहारी की जो सरकार थी तो उसने जस्टिस से एमएन वेंकटचलैया आयोग का गठन किया, जिसमें से आयोग ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जिसे एनजेएसी है ना, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन बोला जाता है, उसके बनाने की सिफारिश की, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 वरिष्ठ जजों के साथ कानून मंत्री और समाज से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, इसकी उसमें प्रोविजन रखी गई। ठीक है, यह सिफारिश लंबे समय तक ठंडे बस्ते पर रही, लेकिन वर्ष 2014 में बनी जो सरकार है, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट, उसने एनजेएससी का गठन को लेकर अहम अपना एजेंडा रखा। जो लोकसभा है उसमें इस संबंध में जो कानून है वो भी बना। ओके, इसको लेकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता का इसमें बात करते हुए न्यायपालिका ने फिर इसमें जब कानून पास हुआ, ठीक है, 2014 में इसमें जब बात हुई, एजेंडा बना, तो न्यायपालिका ने इसको मना कर दिया। ठीक है, कि ये ऐसा नहीं होनी चाहिए, और तब से उसमें बहुत सारे जो रिट्स हैं दायर किए गए और इसका विरोध करने लगे। तो एनजीएससी क्या बोलता था, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन ये बोलता था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, और 2 वरिष्ठ जज होंगे, है ना, उसके साथ कानून का मंत्री होगा, लॉ मिनिस्टर होगा, और समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो ये कहा होगा एनजीएससी है जो किसी जो जजेस की नियुक्ति में ये अहम रोल अदा करेंगे। ठीक है, ये बनाई थी अटल बिहारी गवर्नमेंट ने, ये इसको देखा था। ठीक है, लेकिन ये सेम इसी चीज़ को जब 2014 में गवर्नमेंट बनी इंडिया की, तो इसने इसके ऊपर एजेंडा लाया। ठीक है, और लोकसभा में इसमें कानून बना। तब से लेकर आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी अभी टकराव देखने को मिला है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बारे में, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट चाहती है कि जो उसका जो जजेस में या इसमें जजमेंट में थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट जरूर रहे। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ ने एनजेएसी है, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन है, इसे गठन को लेकर संशोधन को गलत ठहराते हुए इसे फिर इसको ठंडे बक्से में ही डाल दिया। ठीक है, तो देखिए विदेश में क्या व्यवस्था है, देखिए अमेरिका में आप जाएंगे तो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और जो वहाँ की जो अपीलीय अदालत के जो जज होते हैं उसकी जो नामांकन है उसको देखिए राष्ट्रपति नामित करते हैं। ठीक है, और जो जिसे सीनेट है वो जो सीनेट है वहाँ की जो संसद, ठीक है, उसको इसका जो अनुमोदन करती है सीनेट। ठीक है, यह व्यवस्था संविधान में वहाँ प्रदत्त है, और उम्मीदवारों के जो नाम की संस्तुति है वो सीनेट के सदस्य के द्वारा की जाती है। इसी तरह यूके में देखेंगे तो यूके में देखिए यूके में देखिए एक क्या होता है, 2006 में से एक स्वतंत्र न्यायिक जो नियुक्ति आयोग है उसके द्वारा जजों की नियुक्ति की जाती है। पहले वहाँ लॉर्ड्स चांसलर की सिफारिश पर नियुक्ति होती थी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर जनरल द्वारा वहाँ पर जजों की नियुक्ति की जाती है। तो ये तो रहा जो हमारे भारत में जजों की नियुक्ति के मामले में कौन कौन क्या क्या रोल अदा करता है। तो जान लीजिए कि जो किसी भी जज के जो अपॉइंटमेंट होती है, उसकी नियुक्ति होती है और ट्रांसफ़र होती है, तो इसमें कॉलेजियम सिस्टम एक अहम रोल अदा करती है। और कॉलेजियम सिस्टम क्या है आप जान ही रहे हैं, इसके लिए आप इसको एक बार थोड़ा सा और रिवाज कर लीजिए।